कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन संधि डायोड पर धारिता का प्रभाव। हमने अभी तक देखा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो जो बीच वाला क्षेत्र होता है यहाँ पर एक अवक्षय परत बन जाती है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है। तो इस जंक्शन को या पी और एन टाइप से बने इस पार्ट को एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का काम करती है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरह कार्य करती है। और जो बीच वाला भाग है ये परावैद्युत यानी कि डाइलेक्ट्रिक, जैसे कि बीच में भरा हुआ होता है कैपेसिटर के अंदर, उस डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि बीच में कैपेसिटर में क्या होती है, या तो एयर होती है या फिर कोई मटेरियल भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है बीच वाली जगह, उसमें हमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स या फिर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स नहीं मिलते हैं। बीच में केवल न्यूट्रल एटम्स होते हैं जो कि कोई मीडियम बना सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी ना हो। तो ऐसे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये इसकी तुलना इससे करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए हम कैपेसिटेंस, अगर ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कैपेसिटर आना चाहिए, वो हम कैपेसिटेंस इसके लिए डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ देख लेते हैं। एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब जोड़ा जाता है तो जो इम्प्योरिटी डेंसिटी होती है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये ग्राफ कैसे दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो, ये जो पार्ट है -d/2 से लेके +d/2 तक का भाग जो है ये है डिप्लीशन लेयर। -d/2 से +d/2 तक का भाग वो है जहाँ पर चार्ज कैरियर्स जो हैं वो रिकम्बाइन हो रहे हैं, यानी होल इलेक्ट्रॉन से मिल रहे हैं। तो इसके एक साइड देखते हैं, इम्प्योरिटी डेंसिटी का मतलब जो अशुद्धि की मात्रा हम मिला रहे हैं उसका ग्राफ है। तो यहाँ पर पी टाइप के अंदर सबसे शुरुआत जहाँ पर हो रही है तो उसमें मैक्सिमम जो इम्प्योरिटी होती है हम जानते हैं वो कितनी होती है, एक्सेप्टर एटम की होती है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा है Na। जैसे-जैसे डिप्लीशन लेयर शुरू होती है तो डिप्लीशन लेयर के अंदर हम जानते हैं कि इसकी मात्रा घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि पी टाइप के जो होल होते हैं वो एन टाइप में जा रहे हैं। एन टाइप में जा रहे हैं तो इनकी मात्रा पी टाइप में कम होती जाएगी। इसी तरह से नेगेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो इम्प्योरिटी की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होते हैं डोनर एटम, हाईएस्ट होते हैं। तो हाईएस्ट मिलेगा एन टाइप में, और जैसे-जैसे डिप्लीशन लेयर यहाँ से शुरू हो जाती है उसके बाद ये डिप्लीशन लेयर में एंटर करने लगते हैं तो एनडी की मात्रा कम होती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है घटती जाती है। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से बनाया हुआ है। इस ग्राफ को ऊपर से शुरू करने का कारण और इस ग्राफ को नीचे से शुरू करने का कारण सिर्फ इतना है कि ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे पास होल होते हैं यहाँ पर। Na का मतलब होता है एक्सेप्टर एटम, उनकी इम्प्योरिटी मिला लेने से कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा। इसलिए हमने इसको इस वाली बीच वाली लाइन के ऊपर से शुरू किया इस ग्राफ को। और यहाँ पर Nd का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव चार्ज को। इस वजह से उस ग्राफ को नीचे से शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये केवल इनका मैग्नीट्यूड चेक करना, तो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है और यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड भी हाईएस्ट है। यानी इस जगह होल की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही डिप्लीशन लेयर के अंदर एंटर होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटना शुरू हो जाती है, यहाँ से होलों की संख्या भी घटना शुरू हो जाती है। तो एक तो ग्राफ आपको ये ध्यान रखना है इम्प्योरिटी डेंसिटी का। उसके बाद एक ग्राफ देखते हैं चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि जो डिप्लीशन लेयर है केवल उसी के अंदर ग्राफ बनाया है, तो इम्प्योरिटी डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बिल्कुल सेम सेम ही होता है। तो अगर आप यहाँ पर केवल इतना इतना पोर्शन ग्राफ का देखें तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिल रही है इस तरह से। बस उसी लाइन को होल की तरफ, होल के लिए बना रहे हो तो ऐसी बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए बना रहे हो तो वो उल्टी बन जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ समझते हैं। चार्ज डेंसिटी का ग्राफ ये होगा कि यहाँ पर है हमारा पी टाइप और यहाँ पर है हमारा एन टाइप। यहाँ पर होलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इतनी भरी हुई होलों की संख्या है। लेकिन जैसे ही डिप्लीशन लेयर शुरू होती है, ये होल क्या करते हैं, ट्रेवल करना शुरू करते हैं एन टाइप मटेरियल के पास में। एन टाइप मटेरियल के पास में जाना शुरू करते हैं, तो होलों की संख्या घटती जाती है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे-जैसे डिप्लीशन लेयर में हम आगे जाएँगे, होलों की संख्या का मान कम होता जाएगा। उसी तरह से अगर एन टाइप की बात करें, तो जैसे-जैसे डिप्लीशन लेयर में हम इधर की तरफ बढ़ते जाएँगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाएगी। तो दूरी के साथ, चाहे होल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दूरी के साथ वो संख्या हमेशा कम होती जाएगी। किस क्षेत्र में? डिप्लीशन लेयर के अंदर। क्योंकि डिप्लीशन लेयर के अंदर हमें पता है इस जगह बहुत सारे होल हैं, तो वो अंदर जाना शुरू करेंगे, तो पूरे तो जा नहीं पाएँगे, तो उनकी संख्या जो है वो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, उनकी संख्या घटती जाएगी। तो एक ग्राफ है जो कि इस कंडीशन में हमें दे रखा है, वो लीनियर ग्राफ है। ओके, इसकी जो हेडिंग है, ये 2 टाइप के होते हैं, सॉरी, अपन जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो पहले टाइप का ये है लीनियरली ग्रेडेड, रैखिकता प्रवणित संधि।
इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। 2 टाइप के होते हैं ये लीनियरली ग्रेडेड और एब्रप्ट। तो एब्रप्ट का बाद में पढ़ेंगे। लीनियरली ग्रेडेड का मतलब ये होगा कि जैसे-जैसे दूरी ट्रैवल करते जाएँगे, जो होलों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो लीनियरली घटेगी। यानी और कोई ग्राफ नहीं बनेगा, दूरी के साथ उनका मान लीनियरली घटेगा। तो उस तरह के जंक्शन को बोलते हैं लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि सपोज़ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हाईएस्ट संख्या थी उनकी। और जैसे ही डिप्लीशन लेयर ये x1 है सपोज़ और ये x2 है, तो x1 से x2 के बीच में डिप्लीशन लेयर है। तो जैसे-जैसे डिप्लीशन लेयर में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान घटना शुरू हो रहा है। तो जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है। आप इस लाइन को और इस ग्राफ को कंपेयर मत कीजिएगा, ये केवल डिप्लीशन लेयर के अंदर अलग-अलग पैरामीटर के बिहेवियर को बता रहा है। जैसे ये ऊपर जो है, वो डिप्लीशन लेयर के अंदर इम्प्योरिटी कैसे चेंज होती है, हालाँकि जैसे इम्प्योरिटी चेंज होती है, बिल्कुल वैसे ही चार्ज डेंसिटी शो होती है, चेंज होती है। सो यहाँ पर x2 पर आपको इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट मिलेंगे और ये ग्राफ इस तरह से डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर होल का बनाना चाहें, तो अपन इस तरह की लाइन बना सकते हैं यहाँ पे। जहाँ पर यहाँ पर हाईएस्ट होल होंगे और उनकी संख्या का मान घटता जाएगा, जैसे-जैसे डिप्लीशन लेयर में हम आगे बढ़ते जाएँगे। एक ग्राफ होता है पोटेंशियल का। सो पोटेंशियल का ग्राफ यहाँ पर देखो, ये p टाइप वाला पार्ट है और ये n टाइप वाला पार्ट है। हमें पता है कि p और n के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे ही हम बैरियर की हाइट बोलते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर है p और यहाँ पर है n। जब इसे फॉरवर्ड बायस से देते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट होता है और ये नेगेटिव वाला पार्ट होता है। तो अगर बैटरी के पॉजिटिव को p टाइप से कनेक्ट करें और नेगेटिव को n टाइप से कनेक्ट करें, तो इसकी हाइट जो है वो कम होने लग जाती है, इसकी चौड़ाई जो है वो घटने लग जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये प्लस से प्रतिकर्षित होंगे, तो प्रतिकर्षित होंगे तो उधर की तरफ जाना शुरू करेंगे और ये नेगेटिव वाले इधर से प्रतिकर्षित होंगे, तो ये भी इधर से जाना शुरू करेंगे। तो बैरियर की जो हाइट है, चौड़ाई है, उसका मान घट जाएगा। तो सपोज़ बैरियर की चौड़ाई शुरुआत में VB थी, जहाँ V पोटेंशियल और B मतलब बैरियर। और हमने बाहर से अप्लाई किया पोटेंशियल हमने बाहर से अप्लाई किया V। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही हम V पोटेंशियल देंगे, तो इसकी जो चौड़ाई है वो घटती जाएगी, यानी V इसकी चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा? VB माइनस V हो जाएगा और ये कब तक रहेगा? जब तक हमारा जो पोटेंशियल है वो VB से कम है। अब हमने जो अप्लाई किया है पोटेंशियल, तो अगर उस पोटेंशियल की वैल्यू हम VB से भी ज़्यादा बढ़ा दें, यानी V का मान अगर हम VB से बढ़ा दें, तो इस V पोटेंशियल में से जो VB हिस्सा है वो तो किस काम आ जाएगा? वो तो इस P टाइप और N टाइप के बीच में जो बैरियर था उसको खत्म करने के काम आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना बच जाएगा? V माइनस VB। ओके, वी हमने अप्लाई किया V पोटेंशियल, उसमें से VB भाग जो है वो तो बैरियर की हाइट को ओवरकम यानी उसको ओवरकम करने के काम में आ गया और जो रिमेनिंग पोर्शन है पोटेंशियल का, वो इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में अपीयर हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए ये P टाइप वाली प्लेट थी और ये N टाइप वाली प्लेट थी, ठीक है? और यहाँ पर हमें पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हमने बैटरी का पॉजिटिव पार्ट इससे अप्लाई कर दिया और नेगेटिव वाला इससे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर समझ लीजिए जैसे 2 बैटरीज़ कनेक्टेड है और वो कैसे कनेक्टेड है? इसका पॉज़िटिव इसके पॉज़िटिव से यानी कि 2 बैटरीज़ ऐसे कनेक्टेड है, ये पॉज़िटिव ये जो बैटरी मैंने अप्लाई की है वो मैंने यहाँ बनाई है और ये पॉज़िटिव जो हमारा पास ये वाला PN वाला पार्ट है, वो मैंने यहाँ रिप्रेज़ेंट किया है और ये जो वाला पार्ट है, वो मैंने यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया है। तो ये 2 बैक टू बैक बैटरीज़ हो गई, तो इनका रिज़ल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा? अगर मान लीजिए इसका है आपको पता है VB और इसका पोटेंशियल है V, तो जब बैटरीज़ इस तरह से कनेक्ट होती है, तो उनका रिज़ल्टेंट पोटेंशियल आता है V माइनस VB, दोनों में से जो भी बड़ा हो उसको माइनस कर दो, तो दोनों का डिफ़रेंस होता है। अगर ये ऐसे कनेक्ट ना होके कैसे कनेक्ट होते? बैक टू बैक ऐसे होते थे सेम टू सेम, तब इनका ऐड होता, बट इनकी ऑपोजिट पोलैरिटी वाला ये वाला जो पॉजिटिव है, वो इसके पॉजिटिव से जुड़ा है। क्योंकि हमें पता है किरचॉफ के नियम से भी अपन एक डायरेक्शन में चलते हुए जाते हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं और इंक्रीज़ होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो वैसे भी आप खुद समझ जाओ, सपोज़ ये माइनस से प्लस में जा रहा है, तो माइनस से प्लस में कितना हो जाएगा? VB और ये प्लस से माइनस में जा रहा है, तो ये डिक्रीज़ होने की वजह से कितना हो जाएगा? VB। तो एनीवेज़ हम केवल इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? V माइनस VB, क्योंकि हमने पोटेंशियल को V को ज़्यादा रखा हुआ है, तो VB की हाइट से वो ओवरकम कर जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, वो इन दोनों की प्लेट के बीच में अपीयर हो जाएगा एज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास उस कंडीशन में
जो बैरियर की हाइट होगी पी टाइप वाले पोर्शन में और एन टाइप वाले पोर्शन के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना दिया हुआ है v माइनस वी। अब ग्राफ में तो p यहाँ पे बनाया हुआ है और n यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब वही है कि ये p वाली प्लेट है और ये n वाली प्लेट है और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है v माइनस वी। और यहाँ से यहाँ तक डिप्लीशन लेयर शुरू हो रही है और डिप्लीशन लेयर p प्लेट से लेकर n तक जाती है, इस वजह से यहाँ पर p प्लेट खत्म हो रही है और यहाँ से n शुरू हो रही है, इसलिए जो हाइट ली हुई है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की वर्टिकल हाइट ली हुई है, तो वो हो जाती है हमारी v माइनस वी। अब क्योंकि हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं ये है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन का। लीनियरली ग्रेडेड में क्या होता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि हमने बीच वाले ग्राफ में देखा है। ये देखो बीच वाले ग्राफ में वर्टिकल में है आपके पास y एक्सिस में है रो और इस यहाँ पे है आपके पास x और एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल्स टू mx होता है। y एक्सिस में हमारे पास है रो और यहाँ पर है हमारे पास x, तो इस m की जगह प्रवणता लेते हैं सपोज a, तो जो ग्राफ बनेगा वो होता है ax। इस a का जो फॉर्मूला आता है वो आता है e na प्लस एन डी बाई डी। अब ये कैसे आया, तो ये एक बार यहाँ पर देख लो, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है मैं इसको एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर सपोज हमारे पास ये वाला ग्राफ था, ठीक है, ये माइनस डी बाई टू है और ये डी बाई टू है। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है, एक साइड हमारे पास हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी इम्प्योरिटी की कितनी है Na और एक साइड में हमारे पास क्या है Nd। तो और ये जो डिस्टेंस है जीरो से, ये डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू और ये भी डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू। यानी कि जब जो डिस्टेंस है x का मान डी बाई टू है एक साइड में, जीरो के इस साइड या उस साइड किसी भी साइड में ले लो, x का मान जब डी बाई टू है तो रो का मान किसके बराबर है Na इंटू ई। क्यों, क्योंकि Na केवल संख्या को रिप्रेजेंट करता है जबकि रो क्या बताता है एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो ये Na मान लीजिए है एकांक आयतन में अशुद्धि परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में अगर इतने परमाणु अशुद्धि के हैं तो हर परमाणु अपन को एक होल दे देगा, यानी हर परमाणु से अपन को प्लस ई आवेश मिल जाएगा। तो Na परमाणुओं से हमें कितना आवेश मिलेगा Na इंटू ई। तो जब x बराबर डी बाई टू है तो उस कंडीशन में रो का मान एक साइड तो कितना है Na इंटू ई और जो दूसरे साइड में x बाई डी बाई टू है वहां पर रो का मान कितना है अपने पास Nd इंटू ई। तो इन दोनों को यहाँ पर अपन अगर ऐड कर देते हैं तो ये मैं ग्राफ लिख देती हूँ। रो बराबर अपने पास कितना है, ग्राफ अपने पास कैसा बना था, रो बराबर ax, तो एक साइड में रो की जगह लिख दिया e इंटू Na बराबर a इंटू और उस जगह दूरी कितनी हो जाएगी d बाई टू, तो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। सिमिलरली दूसरे साइड में हमारे पास रो की जगह कितना हो जाएगा e इंटू nd, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा, इज इक्वल्स टू a इंटू क्या हो जाएगा d बाई टू। अब माइनस लाइन साइन लगाना चाहें फिर तो अगर माइनस साइन लगाना चाहते हैं तो दोनों जगह लगाना पड़ेगा। देखो ये वाली इक्वेशन है तो इसमें Na ये प्लस e देता है चार्ज क्योंकि होल का आवेश है और ये x बराबर प्लस डी बाई टू पर है, और ये अगर माइनस ई देगा क्योंकि डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, माइनस ई चार्ज देंगे तो एक्स बराबर कितना होगा माइनस डी बाई टू। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा ई एन ए प्लस एन डी बराबर ए इंटू डी। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा ई एन ए प्लस एन डी अपॉन डी। तो ये जो है ए का मान मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब पाइसन इक्वेशन, एक इक्वेशन होती है लाप्लास इक्वेशन और पाइसन इक्वेशन, जो कि आई होप अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है। तो ये होती है डेल टू वी इज इक्वल्स टू माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन। ये होती है पाइसन इक्वेशन जहां वी होता है पोटेंशियल और रो होता है चार्ज डेंसिटी। तो पाइसन इक्वेशन अपन वन डायरेक्शन में लगाते हैं क्योंकि हम दूरी केवल एक्स में ले रहे हैं, तो इसका केवल एक घटक लेंगे जो कि एक्स होता है, वो होता है डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमने ले लिया, इज इक्वल्स टू होता है माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन। रो की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारे पास ax, तो हमने वैल्यू रख दी। इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड में, तो पहले इंटीग्रेशन से यहाँ पर क्या मिलेगा dv बाई डी एक्स और यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और एक कॉन्स्टेंट लग गया c1। x बराबर प्लस माइनस डी पर dv बाई डी एक्स का मान होता है 0। क्यों, क्योंकि जो x का ग्राफ है या वो पोटेंशियल का ग्राफ है वो हमने देखा है कि यहाँ जो डिप्लीशन लेयर है उसके एक साइड n है और उसके एक साइड p है और इसके बीच में जो है वो हाइट चेंज हो रही है, किसकी
उसकी विभवरोधिका की। लेकिन यहाँ आने के बाद और यहाँ आने के बाद केवल डिप्लीशन लेयर के अंदर-अंदर ही चेंज हो रहा है, उसके बाहर तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पोटेंशियल की जो प्लेट है वो यहाँ से लेकर यहीं तक ही शुरू होगी। तो इस जगह ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है और इस जगह ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है, और ये था x बराबर d/2 और ये था माइनस d/2। तो जब कोई ग्राफ इस तरह से फ्लैट होता है और ये सपोज़ करो v वर्सेस x का ग्राफ था, तो v वर्सेस x के ग्राफ में चेंज केवल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। तो कोई भी ग्राफ में जब y और x का ग्राफ होता है, अगर वो इस तरह से दिया हुआ होता है, तो हम dy/dx उसकी क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो जैसे ही x बराबर d/2 या माइनस d/2 पर आएँगे, ग्राफ फ्लैट हो जाएगा और फ्लैट होने की वजह से dv/dx क्या हो जाएगा? 0 इस बाउंड्री पे। तो यहाँ पर dv/dx की जगह रख दिया 0, उस कंडीशन में x की जगह रख दिया d/2 और c1 को रहने दिया एज़ इट इज़ और c1 का मान निकाल लिया। ये c1 का मान वापस इस जगह अपन पुट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये। फिर से एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस बार इसके इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा? Vx, यहाँ x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? x³ और इस पे x नहीं था, तो इंटीग्रेशन में x आ जाएगा और एक कांस्टेंट लगा दिया C2। अब पोटेंशियल एट जंक्शन इज़ V माइनस VB। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर x बराबर हमारे पास d/2 था और ये हमारे पास x बराबर ये माइनस d/2 पे था और ये x बराबर d/2 पे था, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? V माइनस VB आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि V माइनस VB क्या होगा? V एट x बराबर d/2 और V एट माइनस d/2 के दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल है सपोज कितना? V d/2 और यहाँ पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा प्लस d/2 और ये हो जाएगा V d/2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? V माइनस VB, और हमें यहाँ x का फंक्शन दे रखा है V। तो जब x की जगह d/2 रखेंगे, इस पूरे समीकरण में जब x की जगह d/2 रखेंगे, तो वो किसका मान होगा? इस वाली प्लेट पर पोटेंशियल। और जब x की जगह माइनस d/2 रखेंगे, तो वो इस प्लेट का पोटेंशियल, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो उसका अंतर किसके बराबर आ जाएगा? V माइनस VB के बराबर। तो ये V d/2 निकालने के लिए हमने इस x की जगह d/2, इस x की जगह d/2 पुट कर दिया, और माइनस d/2 में x की जगह माइनस d/2 और x की जगह माइनस d/2। इसको सोल्व करेंगे तो C2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा ये। यहाँ से हमें d की वैल्यू निकालते हैं, तो इस 12 एप्सिलॉन को इधर ले जाएंगे और ये a नीचे आ जाएगा, और d का क्यूब है तो दोनों साइड में पावर 1/3 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, और दिस इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। क्यों विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर? क्योंकि x बराबर माइनस d/2 से x बराबर प्लस d/2 के बीच की दूरी कितनी होती है? d होती है, और वहीं तक हमारी डिप्लीशन लेयर है। नाउ ऑन वन साइड ऑफ जंक्शन, रो मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ax इज इक्वल्स टू ad/2 इज इक्वल्स टू ad/2। इसका मतलब क्या है कि हमें जो ग्राफ मिला था रो वर्सेस x का, वो इस तरह से मिला था। यहाँ 0 था और ये हमारा रो का ग्राफ था, और इधर जा रहे थे अपन x। तो हाईएस्ट पॉइंट जो है इस पॉइंट पर, वो हमें कहाँ मिला था? x बराबर माइनस d/2 या प्लस d/2, कुछ भी ले लो, केवल मैग्नीट्यूड चेक कर रहे हैं। तो d/2 पर रो की हमें हाईएस्ट वैल्यू मिली थी, और क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रो बराबर ax। तो इस x बराबर d/2 पर रो का मान कितना होगा? तो इस x की जगह हम क्या रख देते हैं? d/2 रख देते हैं। तो रो की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है? ad/2 मिल रही है। अब जो रो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा अगर रो इस टर्म से रिप्रेजेंट हो रही है, तो इस जंक्शन के किसी भी एक साइड में, किसी भी एक साइड का मतलब या तो ये वाला साइड ले लो या तो ये वाला साइड ले लो, दोनों में से किसी भी एक साइड पर आवेश की कुल मात्रा अगर हमें निकालनी है, तो आवेश की कुल मात्रा कैसे निकालेंगे? तो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है? क्योंकि हमें आयतन आवेश घनत्व दिया हुआ है, तो हमें आयतन वाला ही बॉडी लेना पड़ेगा। तो एक सिलेंडर है, इसका साइड का एरिया सपोज हम ले लेते हैं 1, और ये इसकी लंबाई ले लेते हैं हम x। इसमें आवेश घनत्व है हमारे पास रो। तो आवेश घनत्व अगर रो दिया हुआ है, तो इस सिलेंडर के आयतन में कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो आवेश घनत्व रो का मतलब होता है एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो एकांक आयतन में आवेश कितना दिया हुआ है? रो। तो सिलेंडर के आयतन में कितना आवेश होगा? सिलेंडर के आयतन में आवेश करने के लिए रो को सिलेंडर के आयतन से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिलेंडर का आयतन क्या होगा? ये वाला एरिया इंटू x, और एरिया हमने क्या ले रखा है? 1। तो हमारे पास सिलेंडर का आयतन कितना हो जाएगा? x। तो टोटल आवेश जो कि इस सिलेंडर वाले आयतन में मौजूद है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? रो इंटू x। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर तो नहीं दे रखा है, पर इस तरह का शेप दे रखा है जिसमें वर्टिकल में हमारे पास है रो, और इस डायरेक्शन में हमें दे रखा है x। और हमें पता है कि रो और x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो
टोटल आवेश की मात्रा आ जाती है, जितना भी आयतन हमारे पास मौजूद होगा उसमें। लेकिन ये हमारे पास फ़ॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हम क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं, एकांक। क्यों? क्योंकि एकांक क्षेत्रफल के करस्पॉन्डिंग जो आयतन आया था, उसमें हमने x लिया था, अदरवाइज़ तो यहाँ पर a भी आता। तो एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश की मात्रा हमारे पास कितनी हो जाएगी, रो इंटू एक्स। और जब भी रो और एक्स को मल्टीप्लाई करना हो और हमें ग्राफ दे रखा हो, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास सिलेंडर था, यहाँ पर हमारे पास कोई आयतन ऐसा नहीं है जिसका फॉर्मूला हमें डायरेक्टली पता हो। तो इस कंडीशन में एरिया अंडर कर्व का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हम मैथमेटिक्स में सीखते हैं। अपन को आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, P वर्सेस V ग्राफ में जब वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आता है, P इंटू dV आता है। और कोई भी ग्राफ दे रखा होता है, तो उसका जो एरिया अंडर कर्व होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क डन को। यानी y और x में जो भी चीज़ वेरिएबल होती है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से पूरे अंदर का भाग आ जाता है। तो हमें अगर इसका पूरा भाग लेना है, तो हमें भी क्या लेना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व। अब ये जो एरिया बन रहा है, वो कैसा शेप बन रहा है, ट्राइंगल का शेप बन रहा है। तो इस ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होगा, वो कुल आवेश को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सिलेंडर से समझना इस आयतन को, तब हमने फॉर्मूला निकाला रो इंटू एक्स का, और रो और एक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर ग्राफ से निकालना होता है, तो जो भी ग्राफ दिया हुआ होता है उसके नीचे का एरिया निकाला जाता है। सो इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, d/2, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है रो जब x बराबर d/2 हो। तो हमने निकाला हुआ है रो का मान जब x बराबर d/2 होता है। तो ये देखो कितना आया था, a d/2। तो यहाँ पर ले लिया, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, और ये 1/2। सो ये आवेश की मात्रा होगी किसी भी एक साइड। ठीक है, या तो p टाइप या तो n टाइप। क्यों लेते हैं अपन, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उस पे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती है, लेकिन जो टोटल चार्ज होता है उनका साइन दोनों से अलग होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड किसी भी एक प्लेट का लिया जाता है। इसीलिए हमने डिप्लीशन लेयर के केवल एक साइड का चार्ज निकाला है, दोनों साइड का नहीं निकाला है। क्योंकि कैपेसिटर के भी हम केवल एक प्लेट पर कितना चार्ज है उसी की बात अपन करते हैं, क्योंकि उतना ही चार्ज नेगेटिव साइड में होता है। सो यहाँ पर जो डी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर मिली है, ये देख लेना, ये हमें डी की वैल्यू मिली थी, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई करने के लिए इस a को और इस a को सारी पावर एक साथ ले ली, तो यहाँ पर a की पावर कितनी है, 2/3, और यहाँ पर a की पावर कितनी है, 1। तो a की पावर रिजल्टेंट कितनी बचेगी, 1 माइनस 2/3। तो कितना बचा, a की पावर 1/3, और ये आंसर आ गया हमारे पास q का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वैसे होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, लेकिन हमारे पास यहाँ चार्ज जो है और पोटेंशियल दोनों ही चेंज हो रहे हैं कंटिन्यू। इसलिए हम, क्योंकि पूरी लेंथ में देखो, पूरी लेंथ में यहाँ पे हमारे पास चार्ज की मात्रा चेंज हो रही है, इसलिए हम q/v ना लगा के dq/dv फॉर्मूला लगाएंगे। सो डेल q/डेल v फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, वो v माइनस vb का हो रहा है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं कि जो पोटेंशियल है v, वो तो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज की जा सकती है। हम जितनी मर्जी चाहें उतना पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर सेमीकंडक्टर के लिए P और N के बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनेगी, उसकी जो चौड़ाई होती है वो फिक्स होती है। यानी VB हमेशा फिक्स होता है एक पर्टिकुलर अर्धचालक के लिए, वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेल्टा का मतलब है चेंज। तो अगर इस डेल्टा में V के आगे इसमें VB जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा V माइनस VB को जब ओपन करेंगे तो वो होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा VB, और क्योंकि VB कांस्टेंट है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस डेल V को ऐसे लिखा जा सकता है, और इससे बस हमारा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने Q की वैल्यू पुट कर दी। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, V माइनस VB, और फंक्शन भी क्या है, V माइनस VB। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे nx की पावर n-1 में, जहां हमारा ये फंक्शन होगा x। तो बाकी सारे टर्म्स को पहले बाहर ले लेते हैं, जितने भी कांस्टेंट है, तो ये इन सबको बाहर ले लिया, और फिर ये है अपना n और ये अपना है x। तो nx की पावर n-1 का फॉर्मूला लगाते हैं, तो n x और ये n-1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने पास आ गया ये। अब हमें D निकाला था अपन ने, हमारे पास D का फॉर्मूला ऊपर आया था, कितना आया था, 12 एप्सिलॉन अपॉन A V माइनस VB की पावर 1/3 आया था। दोनों साइड में क्यूब ले लेते हैं तो D क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी। सो ये हमारे पास था D क्यूब का फॉर्मूला। यहाँ से हम 12 इंटू V माइनस VB, केवल 12 अपॉन इंटू V माइनस VB की वैल्यू निकालते हैं, तो ये उधर चला जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AD क्यूब अपॉन एप्सिलॉन। और ये जो 12 V माइनस VB का फॉर्मूला है, ये हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो पुट करने से हमें आंसर क्या मिलेगा, ये, और नीचे आ जाएगा ये। इसको सोल्व करें तो देखो A की पावर 1/3 नीचे है और A की पावर 1/3 ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा।
एप्सिलॉन की पावर 2/3 ऊपर है और नीचे से एप्सिलॉन की पावर 1/3 और चला जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन और हमारे पास आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन डी। अब हम ध्यान रखते हैं कि जब हमने ये डिराइव किया था तब हमने क्षेत्रफल को क्या माना था? एकांक। तो एकांक क्षेत्रफल के लिए कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास? एप्सिलॉन अपॉन डी। तो अगर एरिया ए के लिए एकांक क्षेत्रफल के लिए अगर इतना आया है तो ए क्षेत्रफल के लिए कितना आएगा? ए एप्सिलॉन अपॉन डी। और ये फ़ॉर्मूला हम जानते हैं कैपेसिटर का बहुत ही जाना-माना फ़ॉर्मूला है। इसका मतलब एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने से जो डिवाइस बनती है उसे एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट किया जा सकता है।